नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, यह वीडियो 2-3 दिन के विलम्ब से आ रहा है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि आप सभी को अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए और मेरा कुछ स्वास्थ्य भी सही नहीं था, इसी कारण यह वीडियो लाने में थोड़ी विलम्ब हो गया। मैं आगे से कोशिश करूँगा कि वीडियो आप सभी तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। साथियों, यह हमारा 13वां लेक्चर है, जिसमें आज हम बात करेंगे शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन से जुड़े कुछ अति महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, जो आपके सुपर टेट परीक्षा और उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट हेतु बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथियों, इसके अलावा हमारी जो गणित सीरीज़ है उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको समय समय पर मेरे द्वारा सवाल बनाकर आप सभी को हल करने के लिए दिए जाते हैं। साथियों, यहाँ पर जो भी सवाल आप सभी को कराए जा रहे हैं वह सभी सुपर टेट परीक्षा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः उन सवालों को तो आप करिएगा ही करिएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, हमारा सबसे पहला सवाल है, गिलफोर्ड के अनुसार मापन की परिभाषा क्या है। साथियों, जब हम मापन की बात करते हैं तो वहाँ पर ये जो गिलफोर्ड हैं वैज्ञानिक, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं और आपको इनकी परिभाषा पता होनी चाहिए। साथियों, गिलफोर्ड के अनुसार मापन वस्तुओं या घटनाओं के तर्कपूर्ण ढंग से संज्ञा प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसके बाद हम अपना दूसरा सवाल देखते हैं, जो कि है मापन के आवश्यक तत्व कितने प्रकार के हैं। साथियों, मापन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, भौतिक मापन एवं मानसिक मापन। इसके बाद हमारा तीसरा सवाल है, ज्ञानात्मक पक्ष के कितने तत्व होते हैं। साथियों, ज्ञानात्मक पक्ष के 12 तत्व होते हैं। आपसे सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उन ऑप्शनों में 12 दिया होगा और आपको 12 पर क्लिक करना है। तो ये सवाल सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, IQ बुद्धि लब्धि का सूत्र तैयार किया था। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वह स्टर्न नामक वैज्ञानिक ने तैयार किया था। अब बात करते हैं कि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वह क्या है। तो साथियों, बुद्धि लब्धि का जो सही सूत्र है वह है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। साथियों, ये बहुत ही बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, जो कई बार यूपी टेट परीक्षा में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला सवाल, जो कि है बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है। साथियों, बुद्धिमत्ता का जनक का श्रेय गाल्टन को प्राप्त है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, जी फैक्टर सिद्धांत प्रतिपादित किया था। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी फैक्टर का सिद्धांत स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया था। यह सवाल आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 120 या इससे अधिक IQ वाले बच्चों को क्या कहते हैं। साथियों, ऐसे बालकों को प्रखर बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता है। साथियों, एक तरीके से ये जो IQ है, एक तरीके से एक स्केल है, एक मापन है। इस पर अंक के आधार पर हम देखते हैं कि कौन व्यक्ति कितना अधिक बुद्धिमान है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति 100 के आसपास होते हैं वह सामान्य बुद्धि के होते हैं। उससे ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं उनकी अलग अलग श्रेणी है। जो ऊपर होते हैं वे अधिक बुद्धिमान या फिर प्रखर बुद्धि के माने जाते हैं, और उससे नीचे कम बुद्धि, और अंत में जो जड़ बुद्धि है वह आती है। तो एक तरीके का ये पूरा चार्ट है, इसी के आधार पर हम लोगों का जो IQ है वह निर्धारित करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक बुद्धिमत्ता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। साथियों, सामाजिक बुद्धिमत्ता की अवधारणा का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। विलियम पुंट के प्रथम वैज्ञानिक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब और कहाँ स्थापित हुई। निहायत इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखना है साथियों कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में मापन का प्रारंभ विलियम वुंट द्वारा 1879 में जर्मनी के नगर लीपीज में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का परिणाम स्वरूप हुआ। तो साथियों, कब हुआ था स्टार्ट, ये हुआ था आपका 1879 में। कहाँ हुआ था साथियों, जर्मनी के शहर लीपीज में। शैक्षिक मापन का विकास काल कब से कब तक माना जाता है। तो साथियों, शैक्षिक मापन का विकास काल सन 1900 से 1960 तक माना जाता है। साथियों, जो हमारी 19वीं शताब्दी थी, 19वीं शताब्दी का मतलब होता है सन 1800 से सन 1900 का जो बीच का काल था, वह हमारा एक तरीके से प्रारंभिक अवस्था थी। उसमें भी हमारे कुछ शैक्षिक मापन को लेकर कुछ प्रयोग हुए थे, परंतु जो हमारे सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रयोग थे, जिनको हम कंसिडर करते हैं एग्जाम में, जिनके बारे में आपको लिखना है, वह था, मैंने आपको बताया कि जो 1905 में प्रयोग हुआ था सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो हम मानते हैं कि एक तरीके से हमारी जो 20वीं शताब्दी है वह शैक्षिक मापन की चरम अवस्था थी, क्योंकि 1960 तक बहुत से परीक्षण हो चुके थे। साथियों, 20वीं शताब्दी का मतलब है सन 1900 से सन 2000 तक का आपका
जो समय पीरियड है उसको 19वीं शताब्दी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ड्यूवी के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन क्या है। साथियों, ड्यूवी के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद हम देखते हैं अधिगम अनुभव से आप क्या समझते हैं। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि ऐसे शिक्षण उद्देश्यों के अनुकूल शिक्षक विद्यालय में ऐसा वातावरण प्रस्तुत करता है जो बालक को सीखने के अनुभव उत्पन्न करने में सहायता करता है। यह अनुभव बालक के ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं। साथियों, अगर कोई बच्चा किसी विद्यालय में जाए और वहाँ पर जाकर उसे एक ऐसा माहौल मिले, उसे मान लो डर का माहौल मिले, उसको अध्यापक अगर बहुत ज़्यादा डरा दे, तो क्या वह बच्चा सीख पाएगा? जवाब है नहीं। तो इसी तरीके से एक माहौल होना बहुत ज़रूरी है जो बच्चे के ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष को मजबूत करे। इस तरह के जो अनुभव हैं, माहौल है, उसको हम क्या बोलते हैं? अधिगम अनुभव। साथियों, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बिना पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं। तो साथियों, इसका जवाब है कि जो हमारे समूह बुद्धि परीक्षण है वह हमारे बिना पढ़े लिखे लोगों के बुद्धि परीक्षण के लिए अपनाए जाते हैं। इसके बाद साथियों, मानसिक आयु का मापन होता है। तो साथियों, जो हमारा मानसिक आयु का मापन है वह हमारी मानसिक परिपक्वता से होता है। इसके बाद अगला सवाल है मूल्यांकन के प्रमुख सोपान कौन कौन से हैं। उद्देश्यों के निर्धारण एवं परिभाषाकरण, अधिगम अनुभव को प्रदान करना और व्यवहार परिवर्तन का मापन करना है। ये एक तरीके के हमारे मूल्यांकन के प्रमुख सोपान है। साथियों, सबसे पहले क्या होगा, एक जो शिक्षक है वह कुछ उद्देश्यों का निर्धारण करेगा, फिर उन उद्देश्यों को परिभाषित करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा कि कक्षा में एक तरीके का माहौल बनाएगा, मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या करेगा कि वह छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाएगा, एक तरीके के छात्रों का व्यवहार वह सीखने की तरफ लेके जाएगा। साथियों, जो शिक्षक होता है वह एक फैसिलिटेटर माना गया है, तो उसी के हिसाब से उसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वह व्यवहार में परिवर्तन करना ही है। तो आप इस चीज़ को देखिए कि ये सब मूल्यांकन के आपके सोपान हो जाते हैं। सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण, फिर उसकी परिभाषा करना, फिर इस तरीके का माहौल बनाना, फिर बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना। इसके बाद हम देखते हैं बुद्धि परीक्षण की दिशा में पहला ठोस कदम किस वैज्ञानिक ने उठाया था। तो साथियों, बुद्धि परीक्षण की दिशा में सबसे पहला ठोस कदम अल्फ्रेड बिने ने 1905 में उठाया था। मैंने आपको बताया था अभी कि 1905 में जो सबसे पहला प्रयोग हुआ था वो हमारा एक तरीके से स्टार्टिंग थी, इसलिए हम 20वीं शताब्दी को जो है वो सबसे अधिक अपनी चरम अवस्था मानते हैं जो हमारी बुद्धि परीक्षण है उससे संबंधित। उसके बाद हम देखते हैं हमारे व्यापक मूल्यांकन के 3 पक्ष कौन कौन से हैं। साथियों, वही संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष एवं कौशलात्मक पक्ष। साथियों, हम देखते हैं कि जो बच्चा है वह भावनात्मक रूप से कितना मजबूत है, उसमें कौशलों का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर उसके जो मन के भाव हैं उन सब का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। यह एक तरीके से जब हम इन तीनों का मूल्यांकन करते हैं तो उसको हम व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला सवाल है सतत मूल्यांकन की विधियों का नाम लिखें। साथियों, सतत मूल्यांकन का मतलब होता है कंटिन्यू चलने वाला मूल्यांकन। क्या होता है, हमारी हमारी कक्षाओं में पहले हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, फिर हमारी वार्षिक परीक्षा होती है, तो एक तरीके से ये मूल्यांकन होता है। परंतु सतत मूल्यांकन में क्या होता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसमें जो हमारी विधियाँ हैं वह है सत्र परीक्षा, इकाई परीक्षण, मानसिक परीक्षाएँ व समस्त पद्धति। साथियों, इन सब विधियों के आधार पर हम जो सतत मूल्यांकन है उसको करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं। तो साथियों, इसका आंसर है कि जो हमारा वाचक समूह बुद्धि परीक्षण है वह हमारा पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए अपनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं शैक्षिक जगत में मूल्यांकन प्रक्रिया को नवीनतम रूप प्रदान करने का श्रेय किसे है। तो साथियों, शिक्षा जगत में मूल्यांकन पद्धति को नवीनतम रूप प्रदान करने का श्रेय डॉक्टर B.S. ब्लूम को जाता है, आपको याद रखना है। इसके बाद डॉक्टर B.S. ब्लूम के बारे में ही हम देखते हैं। अगला सवाल है कि इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों के कितने पक्ष बताए हैं। तो साथियों, डॉक्टर B.S. ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में शिक्षण उद्देश्यों के 3 पक्ष बताए हैं। तो साथियों, उनकी पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है, यह है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, और ये कब लिखी थी इन्होंने? 1956 में। अब साथियों, बोध के कितने कौन कौन से रूप हैं। तो साथियों, बोध के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से हैं? वह पहला है अनुवाद।
साथियों अनुवाद का अर्थ होता है संप्रेषण को अन्य भाषाओं में व्यक्त करना। इसके बाद है व्याख्या और इसके बाद है उल्लेख। तो साथियों एक तरीके से बोध का अर्थ होता है जानना। तो सबसे पहले जानने में हम क्या करेंगे कि मान लो हमारे पास कोई जानकारी आई, उसको हम अपनी भाषा में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसकी व्याख्या करते हैं और फिर हम उसके जितने भी परिणाम आते हैं उनका सब उल्लेख करते हैं। तो यह सब प्रक्रिया हम अपने बोध में देखते हैं। तो एक तरीके से यह हमारे जानने के ही रूप हैं, एक तरीके से कि हम किसी चीज़ की व्याख्या कर सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं और उसके परिणामों के विषय में उल्लेख कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लूम के अनुसार निम्न स्तर के 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो साथियों ब्लूम के अनुसार निम्न स्तर के 3 उद्देश्य हैं ज्ञान, बोध एवं प्रयोग। यह भी आपको याद रखना है, निहायत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है ब्लूम के अनुसार मध्य स्तर के 3 रूप कौन कौन से हैं। साथियों 2 रूप हैं इनके, एक है विश्लेषण, दूसरा है संश्लेषण। इसके बाद हम देखते हैं बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक परिवार का वातावरण होता है जिससे बुद्धि का सर्वांगीण विकास होता है। क्योंकि साथियों जो हमारी बुद्धि का विकास होता है वह बालक की जो पूर्व बाल्यावस्था है उसमें सर्वाधिक होता है। एक तरीके से जब बालक शिशु होता है उसकी बुद्धि सबसे तेज़ी से बढ़ती है और बालक जो है वह उस समय अपने परिवार में होता है। तो जो बालक के परिवार का वातावरण है वह उसकी बुद्धि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला सवाल है बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो साथियों बुद्धि मॉडल की संरचना गिलफर्ड के द्वारा प्रस्तुत की गई। इसके बाद हमारा अगला सवाल भी गिलफर्ड से संबंधित है कि गिलफर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत कौन सा है। तो साथियों गिलफर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत त्रिआयामी सिद्धांत है। इसके बाद आपको देखना है कि समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है कि हमारा जो समूह कारक सिद्धांत है वह थर्स्टन के द्वारा प्रतिपादित है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है साक्षरता के प्रकार लिखिए। साथियों संरचना के आधार पर साक्षरता का वर्गीकरण 2 रूपों में किया जा सकता है। पहला है संरचित या मानकीकृत साक्षात्कार और दूसरा है असंरचित या अमानकीकृत साक्षात्कार। इसके बाद हमारा अगला सवाल है एक परिभाषा दी गई है और पूछा गया है कि यह कथन किसका है। तो साथियों परिभाषा है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। तो ये जो परिभाषा दी है साथियों यह परिभाषा दी है आपकी क्रोनबेक ने। इसके बाद आपके सामने ये सवाल है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण संबंधित है। साथियों व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण बिन साइमन स्टैनफोर्ड बीने से संबंधित है। आप सभी के सामने अगला सवाल है कि नवाचार पर यूनेस्को सम्मेलन कब हुआ था। साथियों नवाचार का मतलब होता है शिक्षा के क्षेत्र में नई नई एक तरीके से तकनीकों का विकास, नई नई चीज़ें जो हम प्रयोग कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में उनको नवाचार कहते हैं। तो साथियों इसका जो सम्मेलन हुआ था वह हुआ था हमारा 1911 में। इसके बाद हमारा अगला सवाल है उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो साथियों उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र हैं आपके वाचन, लेखन, उच्चारण एवं अंकगणित। साथियों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।